तिथि प्रकरण के 5 संज्ञाओं में कौन से काम करना शुभ होता है और तिथि और वार से बने सिद्ध योग का क्या लाभ होता है, और भी कई सारे बातें आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तिथियों के 5 संज्ञाएं हैं, इनमें 15 दिन शुक्ल पक्ष का है और 15 दिन कृष्ण पक्ष का। अब हमें यह समझना है कि इन कृष्ण और शुक्ल पक्ष तिथियों में कौन अशुभ होगा, कौन मध्यम होगा और कौन शुभ फल प्राप्त करने वाला है। इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ सूर्य के निकट चंद्रमा है, तो सूर्य के निकट होने से चंद्रमा अमावस्या का हो जाता है। तो चंद्रमा के एंटी क्लॉक वाइज यदि देखते हैं तो चंद्रमा 0 से 60 अंश तक सूर्य के निकट होने की वजह से चंद्रमा का बल एकदम क्षीण हो जाता है। और चंद्रमा से यदि क्लॉक वाइज देखते हैं तो 300 से 360 अंश तक भी चंद्रमा का बल क्षीण ही रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के निकट चंद्रमा है। तो यहाँ चंद्रमा दोनों तरफ अपना अशुभ फल ही देगा, यानी 0 से 60 अंश तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि से पंचमी तिथि तक का है। यहाँ चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, पर चंद्रमा का बल नहीं होने के कारण यह अशुभ है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा 300 से 360 अंश तक का है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष से एकादशी से लेकर अमावस्या तक का है और यह भी अशुभ फल ही देगा। अब शुक्ल पक्ष का 60 से 120 अंश तक देखते हैं और कृष्ण पक्ष का 240 से 300 अंश को समझते हैं। यहाँ चंद्रमा दोनों तरफ सूर्य से अब थोड़ी दूरी पर है, यानी शुक्ल पक्ष का 60 से 120 अंश तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक का है। और दूसरी तरफ यदि क्लॉकवाइज देखते हैं तो 240 से 300 अंशों तक का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर 10वीं तिथि तक का है। तो यहाँ चंद्रमा मध्यम फल देगा। अब चंद्रमा का पूर्ण बल देखते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 120 अंशों से 180 अंश तक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का चांद है, और दूसरी तरफ 180 अंश से 240 अंशों तक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर पंचमी तिथि तक का है। तो यहाँ का चंद्रमा का बल पूर्ण प्राप्त होता है और इसी पूर्ण बल प्राप्त होने के कारण यह पूर्ण बली हो जाता है और इसी वजह से यह शुभ फल प्रदान करेगा। अब इसमें इन तिथियों के संज्ञाओं को समझेंगे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पुन्ना, ये 5 तिथियां होती हैं। 5 तिथियों की संज्ञाएं हैं और तिथियां 30 होती हैं, जिसमें 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। यही तिथियां उनकी ये 5 संज्ञाएं में विभक्त किया गया है। नंदा को जैसे 1, 6, 11 यानी कि प्रथमा, षष्ठी और एकादशी तिथि। भद्रा 2, 7, 12 यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया को 3, 8, 13 यानी कि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता 4, 9, 14 यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पूर्णा को 5, 10, 15 यानी कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या। तो पहली तिथि को नंदा, दूसरी को भद्रा, तीसरी को जया, चौथी को रिक्ता और 5वीं को पूर्णा कहेंगे। छठी को फिर से नंदा, 7वीं को भद्रा और इसी क्रम से आगे भी तिथियों को संज्ञा को क्रम से बतलाया गया है। अब इन संज्ञाओं से समझेंगे कि इन संज्ञाओं में कौन शुभ, मध्यम और अशुभ फल देगा। तो अमावस्या से शुरुआत करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा क्षीण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका बल नहीं होता, ये क्षीण होता है। फिर शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। जब चंद्रमा सूर्य से थोड़ी से आगे बढ़ता है तो प्रतिपदा तिथि कहलाती है। तो चंद्रमा एकदम पतला सा दिखाई देता है। द्वितीय तिथि को उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, तृतीय को उससे भी ज़्यादा, चतुर्थी को और ज़्यादा और पंचमी को थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। फिर इसी क्रम से षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और इसी क्रम से पूर्णिमा तक चांद पूरा दिखने लगता है और पूर्णिमा के बाद फिर से घटना वो प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्रमा वापस से इन 15 दिनों में घटते घटते अमावस्या का हो जाता है।
तो जो यहाँ तिथि जो क्रम से लिखा हुआ है, जो कृष्ण पक्ष के पहली तिथि से लेकर, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि इसलिए क्योंकि चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है तो उस समय चंद्रमा पूर्ण बल प्राप्त किए रहता है और वहाँ से चंद्रमा फिर वापस से घटना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कृष्ण पक्ष का कहलाएगा। तो कृष्ण पक्ष के पहली तिथि से पांचवी तिथि तक का जो तिथि है, चंद्रमा का पूर्ण बल प्राप्त होने के कारण उत्तम फल देगा। जैसे नंदा तिथि को जो कृष्ण पक्ष का प्रथमा तिथि आएगा, भद्रा का द्वितीया, जया का तृतीया, रिक्ता का चतुर्थी और पूर्णा का पांचवी तिथि, ये सभी कृष्ण पक्ष का होते हुए भी उत्तम फल देगा। दूसरी तरफ शुक्ल पक्ष का नंदा का प्रथमा तिथि, भद्रा का द्वितीया, जया का तृतीया, रिक्ता का चतुर्थी और पूर्णा का पंचमी तिथि को अशुभ फल कहना चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष का षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को मध्यम फल और शुक्ल पक्ष का भी मध्यम फल ही कहना चाहिए। और अशुभ फल यहाँ देखते हैं, जब कृष्ण पक्ष का एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या जब कृष्ण पक्ष का होता है तो वो जो तिथि की संज्ञाएं हैं वो अशुभ फल देगा। और जब शुक्ल पक्ष का नंदा का एकादशी तिथि, भद्रा का द्वादशी, जया का त्रयोदशी, रिक्ता का चतुर्दशी और पूर्णा का जो पूर्णिमा तिथि आता है वो उत्तम फल देगा। अब इन तिथि संज्ञकों को समझेंगे कि इन तिथियों में कौन सा काम करना शुभ होता है। तो सबसे पहले नंदा तिथि के बारे में जानते हैं। तो नंदा तिथि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, चित्रकर्म, उत्सव, नृत्य, संगीत, विवाह, भवन निर्माण, व्यवसाय आदि करने चाहिए। भद्रा तिथि में क्रय विक्रय, पूजा, व्रत, जाप, दान पुण्य, अनाज खरीदना, पशुधन, क्रय विक्रय, वाहन खरीदना इत्यादि चीज़ें करनी चाहिए। तीसरे में जया तिथि आता है। जया तिथि में मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी के काम, गाड़ियों के काम, युद्ध संग्राम जैसे कार्य करनी चाहिए। रिक्ता तिथि में तंत्र मंत्र सिद्धि, बंधन, घात, विष, अग्नि, शस्त्र निर्माण का काम होना चाहिए। और पूर्णा तिथि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विवाह, मांगलिक कृत्य, यात्रा, भवन, वाहन, आभूषण इत्यादि कार्य जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ सिद्ध योग को समझेंगे कि ये जो पांचों तिथियाँ होती हैं इनमें कौन सा वार होना चाहिए। तो वो जो तिथि होती है वो सिद्ध योग बन जाता है। तो नंदा तिथि में यदि शुक्रवार आ जाए, यानी नंदा तिथि 1, 6, 11 है और उस दिन शुक्रवार भी आ जाए तो वो तिथि सिद्ध योग कहलाता है। इसी तरह भद्रा तिथि द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि होती है। इस दिन यदि बुधवार आ जाए तो वो सिद्ध योग कहलाएगा। जया तिथि में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी होता है। तो जया तिथि में यदि मंगलवार का दिन आ जाता है तो ये सिद्ध योग कहलाता है। रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इस दिन यदि शनिवार आता है तो ये तिथि सिद्ध योग कहलाता है। और अंत में पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि, यदि इन तिथियों में गुरुवार का दिन आता है तो वो तिथि सिद्ध योग कहलाता है। सिद्ध योग में कोई भी यदि काम किया जाए तो वो पूर्ण फल प्राप्त करता है। सिद्ध योग के समय किए गए कार्य, योजनाएं और परियोजनाएं व्यक्ति को लाभ और तत्काल परिणाम देती है। उस कार्य का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग शुभता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर भी सिद्ध योग के अलावा भी चंद्रमा की स्थिति, अस्त या वक्री ग्रह की स्थिति, खासकर बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को जरूर जांच करनी चाहिए। सिद्ध योग में कोई भी कार्य का शुभारंभ करने से हमारे जीवन में तरक्की होती है, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती हैं और यह अति उत्तम कहलाता है। मेरे अगले वीडियो में इस तिथि और वार से जुड़े अन्य योगों को भी जानेंगे। तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।